हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हम इस चैप्टर में बेसिकली ये कवर करेंगे कि जब हमारी इकोनॉमी हमें मिली थी, मतलब जब 1947 में हमें ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस मिली थी, तो जो इकोनॉमी उस टाइम पे हमें इनहेरिट हुई थी उसके क्या फीचर्स थे। तो बेसिकली हम लोग यहां पे देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी के क्या क्या फीचर थे जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी उसके क्या क्या फीचर्स थे। तो ये वाला जो चैप्टर है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट, ये जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर वन है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। इस यूनिट में बेसिकली हम लोग कौन कौन से चैप्टर्स कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स एंड थर्ड चैप्टर होगा हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। तो बेसिकली ये पूरा एक क्रोनोलॉजी में चलेगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमें इंडियन इकोनॉमी इनहेरिट हुई थी ब्रिटिशर से, उसके क्या फीचर्स थे, कैसी थी वो इकोनॉमी। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे जो 5 ईयर प्लान्स जो स्टार्ट हुए थे फ्रॉम द ईयर 1951, वो 5 ईयर प्लान्स का क्या ऑब्जेक्टिव था, किन ऑब्जेक्टिव से प्लानिंग कमीशन ने इन 5 ईयर प्लान्स को स्टार्ट किया था। उसके बाद जो हमारे 1991 के जो इंडिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, जो एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी ऑफ 1991 को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यहां पे हम लोग देखेंगे कि बिफोर द ब्रिटिशर्स इंटर इनटू इंडिया, मतलब जब हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, इंडिया में जब ब्रिटिशर्स नहीं थे, तो उस टाइम पे हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो काफी प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी। ठीक है, तो जब हमारे यहां ब्रिटिशर्स नहीं आए थे इंडिया में, तो बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स, मतलब स्टूडेंट्स ब्रिटिशर्स आने से पहले जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी थी वो काफी ज्यादा प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी। मतलब हम लोग हर सेक्टर से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, चाहे हमारा फॉरेन ट्रेड हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल हो, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हो। तो मतलब सिंपल सी बात है, ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया वॉज अ गोल्डन स्पैरो। इंडिया जो था वो काफी फेमस था और हमारी जो इकोनॉमी थी काफी अच्छी इकोनॉमी थी। हमारे लोग बड़ी खुशहाली से जिंदगी जीते थे और एक काफी अच्छी इंडिया की इकोनॉमी ब्रिटिशर्स के आने से पहले थी। हमारी जो इकोनॉमी थी वो इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी थी और साथ में प्रॉस्पेरस, मतलब समृद्धशाली। मतलब हमारे यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेस थे, बहुत खुशी से लोग यहाँ रहते थे। तो हमारी इंडियन जो इकोनॉमी थी वो इंडिपेंडेंट थी, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे, हम लोग सेल्फ रिलायंट थे। सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है आत्मनिर्भर। मतलब स्टूडेंट्स, हमें किसी भी कंट्री पे कोई भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं थी। हम अपने नीड्स को अपने आप से, अपने जो कंट्री के अंदर रिसोर्सेस हैं उससे बहुत अच्छे से फुलफिल कर पा रहे थे। हमें कोई किसी से बाहर चीजें मंगाने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी वाज द प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। लेकिन गाइस, ये कहानी ब्रिटिशर्स के आने से पहले की है। ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम लोग सेल्फ रिलायंट थे, हम लोग डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थे और हम काफी प्रॉस्पेरस इकोनॉमी भी हुआ करते थे। ठीक है, अब इंडिया जो था, इंडिया एक एग्रीरेरियन इकोनॉमी था। तो गाइस, एग्रीरेरियन इकोनॉमी क्या होता है? जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो जहां पे ज्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, ऐसी इकोनॉमी को हम बोलते हैं एग्रीरेरियन इकोनॉमी। तो इंडिया जो है वो एग्रीरेरियन इकोनॉमी कैसे था? इसीलिए इंडिया एग्रीरेरियन इकोनॉमी था क्योंकि हमारे यहां 70 to 75% पॉपुलेशन किस पे इंगेज्ड थी? एग्रीकल्चर पे इंगेज थी। इसीलिए हम लोग कौन से इकोनॉमी हुए? एग्रीरेरियन इकोनॉमी हुए। तो एग्रीरेरियन इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन
एग्रीकल्चर पे डिपेंड है अपने जीवन को चलाने के लिए। तो प्राचीन काल से ही जो भारत में बहुत सारे किसान हुआ करते थे और मेजॉरिटी ऑफ हमारी जो पॉपुलेशन थी उनका जो काम था वो क्या था, एग्रीकल्चर था। ठीक है, यू कैन रीड एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड engaged about 2/3 of the टोटल पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन का 2/3 पार्ट कहां डिप्लॉयड था, एग्रीकल्चर पे डिप्लॉयड था, इसीलिए हम लोग क्या थे, एग्रीरियन इकोनॉमी थे। उसके बाद देखिए, बिफोर द ब्रिटिशर्स इंटर इनटू इंडिया, इंडिया वाज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड enjoys high standards of craftsmanship। इस बात का क्या मतलब हुआ, देखिए ब्रिटिशर्स इंडिया में जब नहीं आए थे तो उससे पहले हमारे यहाँ जो हैंडीक्राफ्ट हाथों से बनी हुई चीजें थी, जैसे टेक्सटाइल हो गया, ज्वेलरीज हो गई, जैसे स्टोन वर्क हो गया, ठीक है, कारपेट्स हो गए, ठीक है, ये जो चीजें, जो पोट्री वाला सामान हो गया, वो पूरे वर्ल्ड वाइड सप्लाई होता था। हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था वो काफी फेमस था। बहुत सारे पर्शियन कंट्री, गल्फ कंट्रीज में हमारा जो हैंडीक्राफ्ट जाता था, मतलब इंडियाज हैंडीक्राफ्ट वाज वेरी फेमस। ठीक है, लेकिन ये कब था, बिफोर द ब्रिटिशर्स एंटर इनटू इंडिया। हमारे जो क्राफ्टमैन थे वो बहुत ही अच्छा काम करते थे और उनके जो प्रोडक्ट्स थे वो पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा फेमस थे। इसके बाद क्या हुआ, हाउएवर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश पॉलिसी आई। अब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ चुके थे, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, इन दो लड़ाइयों के बाद ब्रिटिशर्स को इंडिया में रेवेन्यू कलेक्शन का राइट मिल चुका था, जिसको हम दीवानी राइट बोलते हैं। तो बेसिकली इन दोनों बैटल्स के बाद, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स को इंडिया में फाइनेंशियल पावर मिल चुकी थी, तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स इंडिया में ग्रो होने लगे। अब जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने हमारी जो इकोनॉमी है उनको, उसको दो पर्पस के लिए यूज किया, और ये स्टूडेंट्स आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो पर्पस उन्होंने यूज किया, फॉर देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब उन्होंने बेसिकली क्या किया, हमारे यहाँ के जो रिसोर्सेस थे, हमारे यहाँ के रिसोर्सेस को वो इंग्लैंड में लेके गए, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन किया और वहां पे रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया और उन फिनिश्ड गुड को इंडिया के मार्केट में सेल किया। तो आप याद रखेंगे, इंडिया से क्या किया उन्होंने, रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया, यहां से रॉ मटेरियल वो कहां ले गए, इंग्लैंड में ले गए, यहां से रॉ मटेरियल इंग्लैंड में ले गए, इंग्लैंड में रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट किया और उस फिनिश प्रोडक्ट को इंडिया के मार्केट में ही बेच दिया। तो बेसिकली हमारी इकोनॉमी को दो तरीके से वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एक तो हमारे यहाँ के रॉ मटेरियल्स लेके इंग्लैंड में लेके जा रहे हैं, जो रिसोर्सेज यहां प्रोडक्शन में लगने चाहिए वो रिसोर्सेज इंग्लैंड में यूज हो रहे हैं, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, तो इंडिया को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। दूसरी चीज, वो लोग क्या कर रहे थे, वहां जो वो फिनिश गुड कन्वर्ट कर रहे थे, उन फिनिश गुड्स को इंडिया में लाके बेच रहे थे। ठीक है, तो इंडिया के जो प्रोडक्ट्स थे उनकी डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दो तरीके से वो इंडियन इकोनॉमी को यूज कर रहे थे। ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे, वो खुद के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे थे, मतलब अपनी खुद की इंग्लैंड की इकोनॉमी को वो लोग प्रमोट कर रहे थे। दूसरी चीज, इंडिया की इकोनॉमी को उन्होंने कैसी इकोनॉमी बना दिया था, फीडर इकोनॉमी, ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया टू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री। क्या मतलब हुआ, वही जो मैंने आपको अभी समझाया है। रॉ मटेरियल कहां जाएंगे, इंडिया से इंग्लैंड में जाएंगे, इंडिया के रॉ मटेरियल कहां जाएंगे, इंडिया से इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में वो रॉ मटेरियल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिनिश गुड में, और वो कहां बिकेंगे, इंडिया में आके उसको क्या करेंगे, वो सेल करेंगे। तो दोहरे मार ब्रिटिशर्स ने हमारे इकोनॉमी को दी, हमारे रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट किए और हम पे थोपा गया कि हम जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो आप परचेज करें। ठीक है, तो ये कब हुआ, ये ब्रिटिशर्स जब आए तो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी। तो याद रखेंगे, ब्रिटिशर्स ने इंडिया की इकोनॉमी को खुद के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए यूज किया और हमारी इकोनॉमी को क्या बना दिया, महज एक फीडर इकोनॉमी बना दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हाउएवर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एवरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी वॉज इफेक्टेड। देखिए, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो उनका सिर्फ एक मोटिव था कि कैसे भी करके हम इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करें, जितना ज्यादा हो पाए हम इंडियन इकोनॉमी को यूज करें अपनी सेल्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए। तो बेसिकली जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो हमारे सारे सेक्टर्स क्या हुए, उससे इंपैक्ट हुए, चाहे हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल हो,
चाहे हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हो, चाहे हमारा फॉरेन ट्रेड हो, इंडस्ट्रियल ट्रेड सेक्टर हो या एग्रीकल्चर सेक्टर हो, सारे जो सेक्टर्स हमारे थे, सारे सेक्टर्स बहुत बुरे तरीके से ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिए थे, एक्सप्लॉइट कर दिए थे। उसके बाद हम देखते हैं क्या हुआ, स्टेट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बेसिकली इसी चैप्टर में हमें यही चीज कवर करनी है। हमें देखना है कि ब्रिटिशर्स की वजह से हमारे यहां एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या इंपैक्ट हुआ, हमारे यहां पे इंडस्ट्रियल सेक्टर पे क्या इंपैक्ट हुआ, हमारे यहां फॉरेन ट्रेड सेक्टर पे क्या इंपैक्ट हुआ, हमारे यहां ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे क्या इंपैक्ट हुआ और हमारे यहां डेमोग्राफिक प्रोफाइल पे क्या इंपैक्ट हुआ। तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। यही हम सारे चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज की वजह से हमारे ये सेक्टर्स कैसे इंपैक्ट हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था दैट इंडिया वाज अ एग्रीरियन इकोनॉमी। हमारे यहां 70 to 75% जो पॉपुलेशन है वो कहां पे डिपेंडेंट थी, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। एंड इंडिया वाज अ वेल एग्रीरियन इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, नियरली 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्ड मोस्टली इन द विलेजेस। हमारे यहां 85% पॉपुलेशन कहां रहती थी, 85% पॉपुलेशन हमारी कहां रहती थी, विलेजेस में रहती थी। और क्योंकि ये जो 85% लोग जो विलेजेस में रहते थे, इनका जो मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट था, एग्रीकल्चर पे। तो जब हमारे यहां पॉपुलेशन का 85% जो पीपल है वो गांव में रहते थे, तो मतलब ये जो 85% लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किससे जुड़े होंगे, एग्रीकल्चर से जुड़े होंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंडिया कैसी थी, एक एग्रीरियन इकोनॉमी थी। बट द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज स्टेगनेंट। देखिए गाइस, स्टेगनेंट का मतलब क्या होता है, स्टेगनेंट का मतलब होता है रुका हुआ। देखिए स्टेगनेंट का मतलब होता है रुका हुआ, जहां पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, एकदम बिल्कुल थमा हुआ है, कोई भी उसमें डेवलपमेंट के साइन नहीं है। तो हम बोल रहे हैं कि वो जो सेक्टर है वो कैसा सेक्टर है, स्टेगनेंट सेक्टर है, रुका हुआ सेक्टर है, उसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था फ्रेंड्स, स्टेगनेंट सेक्टर था। ठीक है, ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड द कंडीशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वाज नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्टरी। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया की एग्रीकल्चर जो सेक्टर था उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो स्टूडेंट सेटिस्फैक्टरी नहीं थी। ठीक है, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हम लोग रीजंस देखेंगे जिसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी पुअर परफॉर्मेंस थी। तो सबसे पहला जो रीजन है वो आपका है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। सेकेंड जो रीजन है दैट इज फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड थर्ड रीजन इज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो हम इन तीनों रीजंस को डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो रीजन है दैट इज लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो क्या होता है फ्रेंड्स लैंड रेवेन्यू सिस्टम, देखिए एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप था बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट, जमींदार्स एंड पुअर टीलर्स। बेसिकली क्या होता था उस टाइम पे, कुछ एक लोगों के पास जमीन होती थी और वो लोग जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें थी, बहुत बड़े बड़े टुकड़ों में जमीनें थी, उनको हम लोग बोलते थे जमींदार। ठीक है, और जमींदार अपनी जमीन को किराए पे देते थे टीलर्स को। तो ये जो पुअर टीलर्स होते थे ये बेसिकली रेंट पे खेती लेके अपनी खेती बाड़ी से अपना जीवन यापन करते थे। तो यहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इन जमींदार से फिक्स्ड रेंट लेना शुरू कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमींदार से क्या चार्ज किया, फिक्स्ड रेंट चार्ज किया। ठीक है, और इन जमींदार को फ्री कर दिया। इन जमींदार को बोला कि आपकी मर्जी है, आप जो रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहें वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं इन पुअर पीजेंट से। देखिए आप समझिए इस चीज को, यहां पे एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है। किस किस के बीच में हो रहा है, देखिए एक पार्ट पे हमारे, एक पार्ट पे ब्रिटिश गवर्नमेंट है। ठीक है, एक पार्ट पे ब्रिटिश गवर्नमेंट है, दूसरे पार्ट पे जमींदार हैं, दूसरे पार्ट पे जमींदार हैं और तीसरे पार्ट पे है पुअर टीलर्स। तो इन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, फिक्स रेंट चार्ज करना शुरू कर दिया, किनसे, जमींदार से। और जमींदार को फ्री कर दिया कि आपको जो मर्जी टैक्स चार्ज करना है आप इन पुअर टीलर से चार्ज कर सकते हैं। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि जमींदार ने बहुत ज्यादा ह्यूज लगान या ह्यूज टैक्स किनसे चार्ज करना शुरू कर दिया, पुअर टीलर से चार्ज करना शुरू कर दिया। तो ऑलरेडी एक तो ये सेक्टर इतना वीक है,
परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, इनका लाइफ ऑलरेडी काफी मुश्किल है, अभी और ज्यादा मुश्किल हो गई क्योंकि अब इनको बहुत ज्यादा टैक्स इनको देना पड़ रहा है, जमींदार को देना पड़ रहा है। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि ये जो पुअर टीलर्स हैं ये इस एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ के चले गए, दे मूव्ड आउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि ऑब्वियसली उनको अगर कोई प्रॉफिट नहीं दिखेगा तो वो क्यों इस सेक्टर में वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जमींदारी सिस्टम। तो जमींदारी सिस्टम आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिक्स टैक्स चार्ज करना शुरू कर दिया जमींदार से, और जमींदार को फ्री कर दिया कि वो जो भी टैक्स चार्ज करना चाहते हैं वो इन पुअर टीलर से चार्ज कर सकते हैं। तो जिसका रिजल्ट क्या हुआ, इन जमींदार ने बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में टैक्सेस चार्ज करना शुरू कर दिए पुअर टीलर से। अब बेचारे टीलर्स कहां जाएंगे, उन्होंने इस सेक्टर को छोड़ दिया क्योंकि उनको कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो जमींदार एक्सप्लॉइट द कल्टीवेटर्स टू मैक्सिमम बाय इंपोजिंग लगान, dates for depositing specified sum of revenue was fixed, failing lead to lose their rights। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर डेट फिक्स कर दी गई कि यहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक डेट फिक्स कर दी कि आपको इस टाइम पे, इस दिन आपको इतना टैक्स हमें देना है, और अगर आप ये नहीं पे करेंगे तो आपसे आपकी जमीन छीन ली जाएगी। ठीक है, जमींदार पे ये डेट फिक्स कर दी गई। प्रॉफिट एक्यूरिंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू द जमींदार। अभी जो प्रॉफिट मिल रहा था इन पुअर टीलर्स को, वो प्रॉफिट टैक्स के फॉर्म में किसके पास जाने लग गया, जमींदार के पास जाने लग गया। ठीक है, कल्टीवेटर्स के पास अभी कोई बेचारों के पास प्रॉफिट नहीं बचा, और इन जमींदार ने कुछ भी नहीं किया इन टीलर्स की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए। तो देख रहे हो किस तरीके से हमारे जो पुअर टीलर्स थे उस टाइम पे एक्सप्लॉइट हो रही थी। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट फिक्स रेंट चार्ज कर रही थी, जमींदार को फ्री कर दिया कि जो भी रेंट उनको चार्ज करना है वो चार्ज कर सकते हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा ह्यूज रेंट चार्ज करना शुरू कर दिया इन पुअर टीलर से, एंड देन दीस टीलर्स बेचारे इनके पास कुछ भी नहीं बचा और ये इस सेक्टर को छोड़ के चले गए। तो दिस वाज द फर्स्ट रीजन फॉर द बैकवर्डनेस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकंड वाज द फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है, ध्यान से समझिए। देखिए, इस पार्ट पे है हमारा इंडिया और यहां पे है इंग्लैंड। ठीक है, अब उस टाइम पे क्या हो रहा था, इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज इंक्रीज हो रही थी, मतलब उस टाइम पे इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। और उस टाइम पे देखिए इंडस्ट्रीज जो होती थी वो नॉर्मल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती थी। ठीक है, तो उस टाइम पे जब इंडस्ट्रीज इंग्लैंड में इंक्रीज हो रही थी और वो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, तो इन इंग्लैंड वालों को चाहिए था कि हमें कहीं से भी इजीली रॉ मटेरियल मिल जाए, क्योंकि इनको अगर रॉ मटेरियल मिल जाएगा तो वो इजीली उसको कन्वर्ट कर देंगे फिनिश गुड में और वो उसको सेल करेंगे। तो यहां पे जो इंडस्ट्रीज इंग्लैंड में बढ़ रही थी, तो इन इंडस्ट्रीज को चाहिए था रॉ मटेरियल। तो ये रॉ मटेरियल इनको कहां से मिलेगा, बेचारे इंडिया से मिलेगा, क्योंकि इंडिया में 70 to 75% लोग तो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, और इनके जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, इंडिगो। इंडिगो जैसे पहले चलता था नील, जो हम लोग सफेद कपड़ों में नील देते थे ना, उसको इंडिगो बोलते हैं। ठीक है, कॉटन की उनको जरूरत होती थी, जूट की उनको जरूरत होती थी, ये वाली चीजें उनको कहां से मिलने वाली थी, ये वाली चीजें बहुत इजीली वो इंडिया से ले सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, अपने इंडस्ट्रीज के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए इंडिया के फार्मर्स को फोर्स किया कि डियर फार्मर्स, आप फूड क्रॉप्स मत उगाओ। इंडिया में पहले फार्मर्स क्या उगाते थे, फूड क्रॉप्स उगाते थे। फूड क्रॉप्स जैसे व्हीट, राइस, मेज, ठीक है, बाजरा, ये फूड क्रॉप्स उगाते थे। तो इन्होंने इन फार्मर्स को फोर्स किया कि फूड क्रॉप्स मत उगाओ और हमारे लिए कैश क्रॉप उगाओ। आप हमें इंडिगो उगा के दो, कॉटन उगा के दो, और हम बदले में आपको बहुत ज्यादा पैसा देंगे। ऐसा लालच ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या ब्रिटिशर्स ने हमारे पुअर फार्मर्स को दिया। बेचारे फार्मर्स ने वही किया, फार्मर्स ने उनके लिए इंडिगो उगाई, उनके लिए कॉटन उगाई और उनको दे दी। लेकिन उन्होंने हमारे फार्मर्स को जितना वो डिजर्व करते थे उतना पैसा पे नहीं किया, जिसके कारण हमारे फार्मर्स का और ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता गया। देखिए, ब्रिटिश ट्रांसफॉर्म इंडियन एग्रीकल्चर इनटू रॉ मटेरियल फॉर देयर इंडस्ट्रीज। दे फोर्स द कमर्शियलाइजेशन। कमर्शियलाइजेशन मतलब बाजारीकरण, मतलब चीजों को बाजार के लिए बनाना। ठीक है, उन्होंने क्या किया, हमारे एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज कर दिया, और उसकी हेल्प से उन्होंने हमारे फार्मर्स को बोला कि आप कैश क्रॉप उगाइए इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। ठीक है, तो कैश क्रॉप मतलब इंडिगो, कॉटन, मतलब जिनको आप खाने के लिए यूज नहीं कर सकते, जो आपके रॉ मटेरियल के लिए यूज हो सकते हैं इंडस्ट्रीज में। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड क्रॉप्स, कंट्री हैड टू सफर फ्रॉम द फ्रीक्वेंट फेमाइंस। फेमाइंस का मतलब क्या होता है, भुखमरी। तो देखिए, ये भी एक कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, अब सभी फार्मर्स ने क्या करना शुरू कर दिया,
कैश क्रॉप उगाना शुरू कर दिया। अब जब कैश क्रॉप फार्मर्स उगा रहे हैं तो भाई खाने के लिए भी कुछ चाहिए, तो इंडिया में खाने की शॉर्टेज आ गई, फूड क्रॉप्स की शॉर्टेज आ गई, जिसकी वजह से इंडिया में क्या हुआ स्टूडेंट्स, फेमाइन्स आने शुरू हो गए। ठीक है, फेमाइन्स आप मतलब आजकल के टाइम पे तो नहीं होता है क्योंकि बेसिकली आजकल तो रिसोर्सेज बहुत है, बट उस टाइम पे इस फोर्स कमर्शियलाइजेशन की वजह से एक तो हमारे फार्मर्स एक्सप्लॉइट हुए और दूसरा इंडिया में क्या आ चुकी थी, क्योंकि फूड क्रॉप्स की शॉर्टेज होने लग गई थी तो इंडिया में फेमाइन्स जैसी सिचुएशन क्रिएट होने लगी। ठीक है, और हमारे यहां तीसरा जो रीजन है हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर के बैकवर्डनेस होने का, वो था लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी मेजर होती है वो पर हेक्टर में मेजर होती है, पर हेक्टर में हम प्रोडक्टिविटी को मेजर करते हैं, तो पर हेक्टर जो प्रोडक्टिविटी थी वो काफी ज्यादा कम थी। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ अगर 1 हेक्टर ऑफ लैंड है तो उसपे जो प्रोडक्शन क्रॉप्स जो प्रोड्यूस हो रहे थे वो बहुत कम क्वांटिटी में जो क्रॉप्स थे वो प्रोड्यूस हो रहे थे। ठीक है, इसका क्या रीजन था, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो रेनफॉल पे डिपेंड था। ठीक है, हमारे यहाँ जो किसी ने भी मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या हमारे जमींदार ने कोई भी इंसेंटिव नहीं लिया हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने का। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो टेक्नोलॉजी थी, जो मशीनें वगैरह थी, फर्टिलाइजर्स, वीडीसाइड, ये सब भी बहुत ज्यादा कम थे। ऑलमोस्ट कोई टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर सेक्टर में उस टाइम पे थी ही नहीं। इरिगेशन फैसिलिटी, इरिगेशन होता है खेतों को पानी देना। ठीक है, इरिगेशन, तो इरिगेशन फैसिलिटीज आप जानते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं होंगे तो जो फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है, वो रेनफॉल पे डिपेंड होगा। अगर अच्छा रेनफॉल हुआ तो अच्छी आउटपुट होगी, अगर रेनफॉल अच्छा नहीं हुआ तो आउटपुट अच्छी नहीं होगी। तो हमारे यहाँ पे परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन नहीं था। और हमारे यहाँ फर्टिलाइजर्स जो बेसिकली आपके क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, तो फर्टिलाइजर भी हमारे पास ना के बराबर था। तो इन सारे रीजंस की वजह से हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में क्या थी फ्रेंड्स, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या स्टेटस थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हाउ द इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज परफॉर्मिंग। हमने एग्रीकल्चर सेक्टर देखा कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बेसिकली उसमें बहुत ज्यादा स्टेगनेंट था, जमींदारी सिस्टम की वजह से हमारे पास परमानेंट सोर्सेज ऑफ इरिगेशन नहीं थे। हमारे जो यहाँ पे इंडिया में क्या मैकेनाइजेशन नहीं था, मशीनरीज वगैरह एग्रीकल्चर में नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। ठीक है, किसी ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, हमारे फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया गया। तो इन सब की वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, स्टेगनेंट था। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बेसिकली कैसा था। इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द ब्रिटिश रूल एंड वाज इन पुअर स्टेट। तो इंडिया में कोई प्रॉपर इंडस्ट्रियल बेस नहीं था और इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो काफी पुअर कंडीशन में इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर था। ठीक है, स्टेट ऑफ इंडस्ट्री ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो कैसा था, देखिए, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, inadequate role of public sector, got shortage of capital good industries, huge competition from machine made products, two-fold deindustrialization policies। स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स के आप प्लीज नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि ये पॉइंट्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे जब आप अपने एग्री इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिफाइन करेंगे। अब हम वन बाय वन इन पॉइंट्स को कवर करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या था, सबसे पहला पॉइंट था कि लो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू जीडीपी। अब जीडीपी का मतलब क्या होता है आप सब जानते हैं, जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ फाइनल goods and services which are produced in the economy during a financial year या produced in the country during a financial year। एक financial year में हमारे यहाँ कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो काफी ज्यादा कम था। ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द कंट्रीज जीडीपी वाज वेरी स्मॉल। अब वो कितना था तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पाई चार्ट में सिर्फ 17% जो हमारा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन था वो कहां से जा रहा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर से। तो इस वाले पाई चार्ट से आप ये याद रख सकते हैं कि इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो इंडिया की जीडीपी को सिर्फ कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा था, जस्ट 17%। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद देखिए, इनएडिक्वेट रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है, तो गवर्नमेंट सेक्टर उस टाइम पे कौन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या था, बहुत कम रोल था। ठीक है, पब्लिक सेक्टर को डेवलप करने में जो गवर्नमेंट था उसका बहुत कम रोल था। ठीक है, हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज डेवलप होनी चाहिए उसमें आप देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर का बहुत ज्यादा रोल होता है, लेकिन उस टाइम पे पब्लिक सेक्टर का जो रोल था वो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स कैसा था,
लिमिटेड था, ठीक है, बहुत लिमिटेड था। और कुछ ही सेक्टर थे जैसे पावर जनरेशन, ठीक है, रेलवेज, कम्युनिकेशन। तो यहीं पे इन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया था। और यहां पे भी आप आगे जाके देखेंगे कि अगर उन्होंने पावर जनरेशन किया है, रेलवेज किया है, कम्युनिकेशन किया है, तो ये भी उनके सेल्फ इंटरेस्ट के लिए उन्होंने किया। मतलब वो इजीली अपनी आर्मी को पूरे इंडिया में क्रॉस स्प्रेड कर सके, माल को, गुड्स को, फिनिश गुड को पूरे इंडिया में स्प्रेड कर सकें, इसलिए उन्होंने रेलवेज किया। वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिव बना सके, इसलिए उन्होंने कम्युनिकेशन डेवलप किया। तो मतलब ये सारी चीजें जो वो डेवलप कर रहे थे वो अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए कर रहे थे, इंडिया के इंटरेस्ट के लिए बेसिकली कुछ भी नहीं हो रहा था। गॉट शॉर्टेज ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। अब कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं? जो मशीनरीज वगैरह बनाती हैं, मशीनरीज बनाती हैं, टूल्स बनाती हैं, ठीक है, इक्विपमेंट्स बनाती हैं। तो बेसिकली जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज को, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाती हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो कैपिटल इन गुड्स इंडस्ट्रीज थी वो भी बहुत ज्यादा कम थी, ऑलमोस्ट ना के बराबर हमारे यहाँ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स वांटेड इंडियंस टू बी डिपेंडेंट ऑन देम फॉर द सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स एंड हैवी इक्विपमेंट्स। ब्रिटिशर्स ये कभी चाहते ही नहीं थे कि इंडिया खुद की कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करे, क्योंकि वो सिर्फ यही चाहते थे कि इंडिया कैपिटल गुड्स के लिए ब्रिटिश या इंग्लैंड पे डिपेंडेंट रही। तो इन्होंने कभी हमारे इंडिया में कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज को बनने ही नहीं दिया, मतलब इंडिया में इमर्ज ही नहीं होने दिया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी, ठीक है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझना है आपने। देखिए टू फोल्ड पॉलिसीज क्या थी? रिड्यूस इंडिया टू एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन, कन्वर्ट इंडिया टू इंपोर्टर फॉर द चीप फिनिश प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटिश गुड। मतलब क्या हुआ इस बात का? मतलब इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाएंगे इंग्लैंड में, वहां पे उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेंगे फिनिश गुड में, और उस फिनिश गुड को इंडिया में ही वापस आके बेच देंगे। ये दो मोटिव आपको ब्रिटिशर्स के याद रखने हैं, ठीक है। फर्स्ट वन क्या है? इंडिया को हम लोग एज अ मार्केट यूज करेंगे। फर्स्ट वन में इंडिया को मार्केट करेंगे कि हम इंडिया से क्या ले जा सके? रॉ मटेरियल्स अपने इंग्लैंड में ले जा सकें, और इंग्लैंड में ले जाके उन रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे, और उन फिनिश गुड को बेचने के लिए भी कम दामों पे, चीपर रेट पे उन फिनिश गुड को हम लोग कहां पे बेचेंगे? इंडिया में बेचेंगे। तो दोहरी मार ब्रिटिशर्स ने हमें दी। हमारे यहां से रॉ मटेरियल ले गए, वहां पे उन्होंने फिनिश गुड को कन्वर्ट किया, और वहां से फिर वो फिनिश गुड कहां ला रहे थे? इंडिया में। तो इंडिया को एक फीडर इकोनॉमी की तरह वो यूज कर रहे थे, ठीक है। तो अब इसका इंप्लीकेशन क्या हुआ? देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स आने से पहले हमारे क्राफ्टमैनशिप के प्रोडक्ट्स, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा फेमस थे, लेकिन इसका इंपैक्ट क्या हुआ? डिक्लाइन इन इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री लीड्स टू मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, डिमांड फॉर द चीप इंपोर्टेड मैन्युफैक्चर्ड गुड फ्रॉम ब्रिटिश राइजेस। देखिए उन्होंने क्या किया? हमारे यहां से रॉ मटेरियल ले गए इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में कन्वर्ट किया फिनिश गुड में, और उसको वापस इंडिया में बेच दिया चीप प्राइसेस पे। क्योंकि मशीन मेड प्रोडक्ट्स और हैंडमेड प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंस होता है? देखिए इंडिया में जो प्रोडक्ट्स थे वो हैंडमेड थे, और इंग्लैंड में जो प्रोडक्ट्स थे वो मशीन मेड थे, और वो मशीन मेड प्रोडक्ट्स को इंडिया में लेके आ रहे थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ? जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स थे वो थोड़े चीपर थे इंडिया के प्रोडक्ट से। तो चीपर थे, तो हमारे इंडिया के लोगों ने हमारे प्रोडक्ट्स को छोड़ के मशीन मेड प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू कर दिया। दूसरी चीज, हमारे यहां से जब वो रॉ मटेरियल ले जा चुके थे, तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल नहीं बचा, तो हमारे यहाँ ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तीसरी चीज, हमारे यहाँ धीरे धीरे किंग्स गायब होने लग गए थे। तो किंग्स जो है वो गायब होने लग गए थे, क्योंकि वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई थे। तो जो किंग्स थे वो हमारे लोकल हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट कर रहे थे। अभी वो किंग्स से नहीं बचे, तो वो लोकल हैंडीक्राफ्ट प्रमोट नहीं हुआ, ठीक है। और जो हमारे जो गुड्स थे उनका मशीन मेड प्रोडक्ट्स के साथ कंपटीशन होने लगा, क्योंकि हमारे हाथ से बने गुड्स थे, उनके मशीन से बने गुड्स थे, और जो हाथ से बने हुए गुड्स हैं वो मशीन मेड प्रोडक्ट्स के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाए। एंड फिफ्थ रीजन ये था कि हमारे जो इंडियंस थे वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ क्या हो चुके थे? अट्रैक्ट हो चुके थे, इन्फ्लुएंस हो चुके थे। तो उन्होंने हमारे गुड्स को यूज करना स्टॉप कर दिया, और जो इंग्लैंड के गुड्स थे उनको यूज करना शुरू कर दिया। तो इन सब रीजंस की वजह से हमारा जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है वो क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया। और जो ब्रिटिश के गुड्स थी, ब्रिटिशर्स के जो फिनिश गुड थे, उनकी डिमांड इंडिया में क्या होने लग गई? इंक्रीज होने लग गई, ठीक है। उसके बाद मशीन मेड प्रोडक्ट्स जो थे, इंग्लैंड से जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स आते थे, उनके साथ हमारे हैंडमेड प्रोडक्ट्स का क्या हो रहा था? बहुत ह्यूज कंपटीशन हो रहा था। अब जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स थे उनके क्या एडवांटेजेस थे? मतलब जो ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट्स थे वो पहली बात तो चीप थे,
ठीक है, क्योंकि मशीन से बने हुए प्रोडक्ट है तो चीप होंगे, कम दामों में मिलते थे। ठीक है, उन्होंने बहुत हार्ड कंपटीशन दिया हमारे हैंडमेड प्रोडक्ट्स को। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है इंडिया में वो क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, क्योंकि हमारे गुड्स थे वो ब्रिटिशर्स के गुड्स के आगे नहीं टिक पाए, क्योंकि थोड़े महंगे थे, कम कलर्स में थे, ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं थे, किंग्स भी बेचारे खत्म होने लग गए थे, हमारे खुद के लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ इन्फ्लुएंस होने लग गए थे। तो इन सब चीजों की वजह से जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था, वो इंडियन जो प्रोडक्ट्स थे उनका यूसेज क्या हो गया, कम हो गया, और ब्रिटिश के जो प्रोडक्ट्स थे उनका यूसेज क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है, they forced the Indian craftsmen to shut down their enterprises and lead to massive अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आ गया? उन्होंने, ये देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे जो पूरा बेचारे पुअर क्राफ्टमैन थे उनको फोर्स किया कि भाई तुम अपनी इंडस्ट्रीज को बंद करो, अपने काम को बंद करो, अदरवाइज हम तुम्हें मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जिसकी वजह से भारत में बहुत ज्यादा क्या आ गई, बेरोजगारी आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई। ठीक है, तो देखिए, टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी थी। टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी में क्या था, रॉ मटेरियल लेके जाएंगे और फिनिश गुड को इंडिया में बेच देंगे। इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा मशीन मेड प्रोडक्ट्स के साथ इंडियन हैंडीक्राफ्ट का कंपटीशन हुआ। हमारे यहाँ ऑलरेडी कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज की शॉर्टेज थी, पब्लिक सेक्टर का कोई रोल नहीं था। ठीक है, इसीलिए हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसका अपने आप जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये चेन इफेक्ट आपको समझने हैं। अभी हमारा जो थर्ड सेक्टर है वो थर्ड सेक्टर है फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड उस टाइम पे बेसिकली कैसा था, देखिए, फॉरेन ट्रेड के जब हम लोग बात करते हैं तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया वाज अ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशिएंट टाइम्स। हमने देखा होगा हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से हम लोग मेसोपोटामिया जो थी, जो सिविलाइजेशन थी, उसके साथ हम लोग ट्रेड करते थे। तो मतलब इंडिया की जो ट्रेड था, फॉरेन ट्रेड था, वो काफी सालों से बहुत ज्यादा फेमस था। लेकिन ये ब्रिटिशर्स के आने से पहले की कहानी है। ठीक है, अभी देखते हैं आगे क्या हुआ। ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने बहुत सारी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज हमारे प्रोडक्शन पे, ट्रेड पे, और बहुत सारे टैक्सेस, टैरिफ्स को लगा दिया। ठीक है, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज। यहां पे हम लोग देखेंगे ब्रिटिशर्स ने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगाई। ब्रिटिशर्स ने क्या लगाई, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, मतलब टैक्स पॉलिसी। तो डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स पॉलिसी में क्या हुआ था, बेसिकली जो भी प्रोडक्ट, देखिए, इंडिया से जो भी प्रोडक्ट इंग्लैंड में जाएगा वो टैक्स फ्री होगा, और इंग्लैंड से जो भी प्रोडक्ट इंडिया में आएगा वो भी क्या होगा, टैक्स फ्री होगा, उस पर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम इंग्लैंड, इंडिया से कहीं और कोई भी सामान जाएगा इंग्लैंड के अलावा, तो उस पर क्या लगा दिए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ह्यूज टैक्सेस इंपोज कर दिया था। तो इंग्लैंड से कोई सामान आएगा, इंग्लैंड कोई सामान जाएगा, तो बेसिकली टैक्स फ्री था, उस पर कोई भी टैक्सेस चार्ज नहीं होने वाला था। लेकिन इंग्लैंड के अलावा कहीं से भी सामान आएगा या सामान जाएगा तो उसके ऊपर इन ब्रिटिशर्स ने क्या इंपोज कर दिया, हैवी टैक्सेस यहां पे इंपोज कर दिया। ठीक है, इट एडवर्सली इफेक्टेड द स्ट्रक्चर एंड वॉल्यूम ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड। तो इस पॉलिसी की वजह से जो हमारा फॉरेन ट्रेड था, वो फॉरेन ट्रेड काफी बुरे तरीके से क्या हुआ, उस पर इंपैक्ट हुआ है ना स्टूडेंट्स, हमारे फॉरेन ट्रेड पे काफी बुरा इस पॉलिसी का इंपैक्ट हुआ। ठीक है, इंपैक्ट ऑन फॉरेन ट्रेड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखो, इन ब्रिटिशर्स की वजह से जो हमारा इंडियन वेल्थ था, वो इंडियन वेल्थ पूरा क्या हो चुका था, ड्रेन हो चुका था, सूख चुका था। ठीक है, इंडिया इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड बन गया था और एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। मतलब इंडिया से जो रॉ मटेरियल्स थे वो जा रहे थे इंग्लैंड में, और इंग्लैंड के जो फिनिश गुड थे वो आ रहे थे इंडिया में। ठीक है, तो यही काम चल रहा था। तो इंडिया क्या था, इंपोर्टर था फिनिश गुड्स का और एक्सपोर्टर था रॉ मटेरियल्स का। और हमारे ट्रेड पे मोनोपोली कंट्रोल, मतलब एक ही जो कंट्री है उसका कंट्रोल था, और वो कौन थे, इंग्लैंड। मतलब हमारे फॉरेन ट्रेड पे एक का कंट्रोल था, और वो कौन था, इंग्लैंड का कंट्रोल था। मतलब हमारे फॉरेन ट्रेड पे पूरा का पूरा कंट्रोल किनका था, इन ब्रिटिशर्स का था। ठीक है, अब ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, देखिए यहां आप देख रहे होंगे गड्ढे में से एक आदमी वेल्थ रिमूव कर रहा है, तो मतलब इस गड्ढे को वो सुखा देगा और यहां से जो भी संपत्ति है वो पूरी निकाल लेगा। तो ऐसा ही काम किन्होंने किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस टाइम पे किया था। देखो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपनी लैविश स्पेंडिंग के लिए, लैविश स्पेंडिंग आप सब जानते हैं, मतलब बड़ी आरामदायक जिंदगी जीने के लिए, लैविश स्पेंडिंग के लिए हमारे पैसे को यूज किया।
उन्होंने अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए, तो आर्मी मेंटेनेंस के लिए उन्होंने हमारे पैसे को यूज किया। उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, ठीक है भाई, उनका यहाँ पे जो पूरा इतना सिस्टम डेवलप कर रखा था उन्होंने, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो लगा रखा था वो सब चलता रहे, उनका राजपाट यहाँ पे चलता रहे, तो उसके लिए भी उन्होंने इंडिया का पैसा यूज किया। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो वर्ल्ड वॉर 1 में भी काफी सक्रिय थे, तो मतलब वॉर नीड्स के लिए भी उन्होंने किनका पैसा यूज किया, हमारे इंडिया का पैसा यूज किया। और फिर जो फिनिश गुड इंग्लैंड से इंडिया में आता था उसकी पेमेंट करने के लिए भी, मतलब पेमेंट ऑफ फिनिश गुड इंपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड, इंपोर्टेड फ्रॉम, एक तो इंग्लैंड से फिनिश गुड को इंपोर्ट कर रहे थे, उनकी पेमेंट के लिए भी उन्होंने क्या किया, हमारे इंडिया का पैसा यूज किया। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन सब रीजंस की वजह से उनकी इतनी लैविश स्पेंडिंग, आर्मी मेंटेनेंस, ठीक है, लैविश स्पेंडिंग, आर्मी मेंटेनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, वॉर नीड्स के लिए, और जो फिनिश गुड्स थे जो वो इंग्लैंड से मंगा रहे थे ब्रिटिशर्स खुद ही, उसकी पेमेंट के लिए। तो इन सब रीजंस की वजह से तो इंडिया का जो वेल्थ था वो पूरे तरीके से क्या हो चुका था, ड्रेन हो चुका था। मतलब वो जो हम बोल रहे थे ना, सोने की चिड़िया इंडिया थी, वो सोने की चिड़िया उड़ के जा चुकी थी। हमारा जो वेल्थ था वो क्या हो चुका था, कम हो गया था। ठीक है, तो हम लोग ये चीज याद रखेंगे कि कैसे हमारे ये पॉइंट्स आप याद रखें। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन पॉइंट्स को आपने एग्जाम में जरूर कोट करना है कि क्या क्या रीजंस थे इंडिया के वेल्थ के ड्रेन होने के। ठीक है, उसके बाद इंडिया क्या था, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड एंड एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। तो ये बात मैंने आपको बहुत बार इसी वीडियो में समझा चुकी है। इंडिया से जो है इंग्लैंड क्या कर रहा था, ब्रिटिशर्स बेसिकली रॉ मटेरियल लेके जा रहे थे, और जो फिनिश गुड इंग्लैंड में बना है उसको इंडिया में बेच रहे थे। तो देखिए इंडिया से क्या क्या चीजें इंग्लैंड में जाती थी, ठीक है, तो क्या क्या चीजें इंडिया से एक्सपोर्ट होती थी, रो सिल्क, कॉटन, वुल, शुगर, इंडिगो, जूट। तो आप देखेंगे ये सारे वो गुड्स हैं जो इंग्लैंड को चाहिए थे अपने इंडस्ट्रीज के लिए। तो ये सारे गुड्स जो इंग्लैंड को अपने इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए थे वो उनको कहां से इजीली मिल रहे थे, इंडिया से मिल रहे थे। तो इंडिया से वो लेके जा रहे थे। ठीक है, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड, ठीक है, प्रोड्यूस इन द ब्रिटिश इंडस्ट्री, कॉटन, सिल्क, वुलन क्लॉथ, कैपिटल गुड्स लाइक, मतलब ये चीजें हम लोग इंग्लैंड से मंगाते थे, कॉटन के प्रोडक्ट, सिल्क के प्रोडक्ट। देखिए कॉटन हमारे यहां से गया, वहां पे प्रोसेस हुआ और वापस वो कहां आ गया, इंडिया में बिक रहा है। वुलन क्लोथ्स हमारे यहां से वुल गई, वहां वो स्वेटर वगैरह, कोट्स वगैरह में कन्वर्ट हुई और कहां पे बिक रही है, इंडिया में बिक रही है। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज मैंने आपको पहले समझाया है, ब्रिटिशर्स ने हमको कैपिटल गुड इंडस्ट्री बनाने का मौका ही नहीं दिया क्योंकि वो हमेशा से यही चाहते थे कि हम उन पर डिपेंड रहें। ठीक है, तो ये चीजें इंडिया से इंग्लैंड में जाती थी और ये चीजें इंग्लैंड से इंडिया में आती थी। ठीक है, तो इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ कि जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं हमारे डोमेस्टिक मार्केट में, उनकी क्या हो गई, शॉर्टेज हो गई। ठीक है, जो जरूरी चीजें हैं, एसेंशियल कमोडिटीज हैं, क्योंकि वो तो सारी कहां जा रही थी, शुगर, इंडिगो, जूट, कॉटन, वुल, रो सिल्क, सब इंग्लैंड में जा रही थी। तो हमारे इंडिया के मार्केट में उन चीजों की क्या आने लग गई, शॉर्टेज आने लग गई। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको देखना है। उसके बाद क्या हुआ, हमारा जो फॉरेन ट्रेड था मोर देन हाफ, देखिए इस पाई को अगर हम कंप्लीट करेंगे तो मोर देन हाफ जो उसका कंट्रोल था वो किनका था, इंग्लैंड का था, ब्रिटिशर्स का था। हमारे फॉरेन ट्रेड पे मोर देन 51% जो कंट्रोल था वो कंट्रोल किनका था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। तो मोर देन 51% कंट्रोल वाज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन इंडियाज फॉरेन ट्रेड। ठीक है, रेस्ट वाज अलाउड विद अदर कंट्रीज लाइक चाइना, सेलन आज की श्रीलंका एंड पर्शिया। चाइना के साथ बेसिकली क्या होता था, टी ट्रेड होता था। ठीक है, चाइना के साथ बेसिकली क्या करते थे, टी ट्रेड करते थे। अब इसके बाद क्या हुआ, स्यूज कैनाल ओपन हुई इन 1869 जिसकी वजह से डायरेक्ट सी रूट बन गया बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम करने की कोशिश करता हूं। यहां पे हम लोग देखेंगे पहले क्या होता था, पहले जो ट्रेड होता था वो किस तरीके से होता था। तो पहले जो ट्रेड होता था वो देखिए यहां पे इसका जूम ऑप्शन है, ओके। पहले जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में ट्रेड होता था वो कहां से हुआ करता था, देखिए हम लोग समझते हैं। पहले जो ट्रेड हुआ करता था वो, जैसे यहां पे अपनी कंट्री इंडिया है तो यहां से यहां ट्रेड हुआ करता था। देखिए मतलब इस वाले एरिया पे जाना पड़ता था, अगर आपको ट्रेड करना है तो इस वाले एरिया पे आपको जाना पड़ता था। लेकिन क्या हुआ बाद में, क्या हुआ कि ये जो ट्रेड है ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक डायरेक्ट चैनल को फ्रेम कर लिया। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक डायरेक्ट चैनल को फ्रेम कर लिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले कहां से कहां ट्रेड होता था,
पहले जो ट्रेड होता था वो इंडिया से इस रूट पे ट्रेड होता था, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक डायरेक्ट चैनल डेवलप कर लिया, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक डायरेक्ट चैनल डेवलप कर लिया। अब ब्रिटिशर्स के साथ जो ट्रेड इंडिया का होता था वो ट्रेड कैसे होता था, सीधा यहां से उन्होंने एक सी रूट को डेवलप कर लिया, यहां से एक सी रूट को डेवलप कर लिया। तो देखिए शॉर्टेस्ट रूट उन्होंने डेवलप किया। तो पहले जो ट्रेड हुआ करता था वो कैसे होता था, ये यहां से होता था, तो वो एक लॉन्गेस्ट रूट था। अभी उन्होंने शॉर्टेस्ट रूट डेवलप कर लिया, सीधा ब्लैक सी से होते हुए अभी उनके साथ ऐसे ट्रेड होता था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा शॉर्टेस्ट उन्होंने डिस्टेंस, अब ये जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ट्रेड का, तो ये उन्होंने शुरू कर दिया। अब इसकी वजह से जो एक्सप्लॉयटेशन था वो और ज्यादा इंक्रीज हो गया, क्योंकि पहले जो माल जाने में और आने में टाइम लगता था वो ज्यादा लगता था। रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि पहले जो सी रूट था वो थोड़ा बड़ा था, लेकिन अभी वो सी रूट ही छोटा हो गया। तो मतलब अब ये ब्रिटिशर्स को और भी ज्यादा पावर मिल चुकी थी हमारे इंडिया की इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करने की। तो इसी चैनल को हम लोग बोलते हैं स्यूज कैनाल। इसी कैनाल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूज कैनाल। तो स्यूज कैनाल बेसिकली क्या था, एक डायरेक्ट सी रूट था बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, ठीक है। तो इस स्यूज कैनाल की वजह से क्या हुआ, और ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन इंडिया का होने लगा, ठीक है। तो स्यूज कैनाल की आप डेट याद रखेंगे, 1869 में स्यूज कैनाल की ओपनिंग हुई थी, और वहां जब से स्यूज कैनाल स्टार्ट होने लग गया था। तो स्यूज कैनाल क्या था, एक आर्टिफिशियल वाटरवे, आर्टिफिशियल मैन द्वारा क्रिएटेड था, आर्टिफिशियल सी रूट था फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, द कैनल प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट ट्रेड रूट फॉर शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन यूरोपियन और अमेरिकन पोर्ट्स एंड पोर्ट्स लोकेटेड इन साउथ एशिया। देखिए पहले ये वाला रूट यूज होता था, अब ये सीधा ये वाला रूट यूज हो रहा था, ठीक है। इट्स ओपनिंग इन 1869 रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मेड एक्सेस टू द मार्केट्स इजियर। तो बहुत इजी हो गया था ब्रिटिशर्स के लिए। इंडिया देखो मुंबई है, यहां से माल को अपने इंग्लैंड में ले जाना, और उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी वो भी क्या होने लग गई थी, सेव होने लग गई थी स्यूज कैनाल की मदद से, ठीक है। अब हम देखते हैं फटाफट से कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो प्राइमरी सेक्टर में कितना इन्वॉल्व है, ठीक है, वो सेकेंडरी सेक्टर में कितना इन्वॉल्व है, और वो टर्शियरी सेक्टर में कितना इन्वॉल्व है। जब हम लोग ये चीज अपनी कंट्री में चेक करते हैं तो हम अपनी कंट्री का क्या देख रहे हैं, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, कि हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा प्राइमरी सेक्टर में है, कितना सेकेंडरी सेक्टर में है, और कितना टर्शियरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। तो देखिए ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर फोर्स, मतलब वर्किंग पॉपुलेशन इन द थ्री मेन सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। प्राइमरी सेक्टर में कितना है, सेकेंडरी सेक्टर में कितना है, और टर्शियरी सेक्टर में कितना है। प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर बोलते हैं, सेकेंडरी को मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, और टर्शियरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे देखेंगे कि हमारा 75% जो पॉपुलेशन थी वो कहां पे थी, प्राइमरी सेक्टर में थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 15% जो पॉपुलेशन थी वो हमारी सर्विस सेक्टर में थी, और अराउंड 10% ऑफ द पॉपुलेशन वाज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो देखिए यहां पे काफी अनबैलेंस्ड ग्रोथ है। प्राइमरी सेक्टर में 75% है, सेकेंडरी सेक्टर में सिर्फ 10% है, टर्शियरी सेक्टर में सिर्फ 15% है। तो ये उस टाइम का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था कि कितने परसेंट लोग कौन से सेक्टर में डिपेंडेंट थे। अब इसकी स्टडी करते हैं फटाफट से। इससे हमें यह पता चलता है कि काफी अनबैलेंस्ड ग्रोथ था, रीजन्स में काफी वेरिएशंस था। अनबैलेंस्ड ग्रोथ तो इसलिए था कि भाई प्राइमरी में 75 है, और सेकेंडरी में आप देख रहे हैं कि 10% है, टर्शरी में 15% है। तो ये जो ग्रोथ है, ये नंबर्स है, ये काफी अनबैलेंस्ड है, ठीक है। तो अनबैलेंस्ड ग्रोथ थी, ठीक है। दूसरी चीज, रीजनल वेरिएशन बहुत ज्यादा थी, मतलब रीजन वाइज चीजें वेरी कर रही थी, डिफरेंट कर रही थी। जैसे डिक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। इन जो स्टेट्स में था कि जो लोग थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ के सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में मूव कर रहे थे, और वही दूसरी ओर उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, यहां पे जो लोग थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे। तो मतलब दोनों ही कंट्री में रीजनल वेरिएशंस आ रहे थे। जो स्टेट्स है जैसे आंध्रा, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, वहां के फार्मर्स एग्रीकल्चर को छोड़ के सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर पे मूव कर रहे थे, और वही स्टेट्स लाइक उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, यहाँ के जो फार्मर्स हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा इंक्रीज हो रही थी। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं कि क्या थी हमारे यहाँ पे, रीजनल वेरिएशंस थी। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसे थी। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट स्टडी करते हैं, जैसे डेथ रेट, बर्थ रेट, लिटरेसी रेट, ठीक है, सेक्स रेशियो, ये सब उस टाइम पे इंडिया में
कैसा था। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्या क्या देखेंगे यहाँ पे, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ हम अपने पॉवर्टी स्टेटस को चेक करेंगे, लिटरेसी लेवल को चेक करेंगे, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज को चेक करेंगे, और हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी उसको हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो इंडिया में बहुत ज्यादा पॉवर्टी थी, पॉवर्टी को लेकर इतनी ज्यादा रिलायबल डेटा इंडिया के पास अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी उस टाइम पे बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे पॉवर्टी इंडिया में स्प्रेडेड थी, और लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो भी बहुत ज्यादा कम था। मतलब इससे हमें पता चलता है कि इंडिया में उस टाइम पे पॉवर्टी क्या थी, बहुत ज्यादा लेवल पे इंडिया में उस टाइम पे पॉवर्टी थी। इलिटरेसी रेट मतलब अनपढ़, तो अशिक्षित लोग, तो लिटरेसी रेट जो थी इंडिया में वो बहुत ज्यादा कम थी। ठीक है, क्योंकि इंडिया एक बैकवर्ड कंट्री था उस टाइम पे, इकोनॉमिकली हम लोग काफी बैकवर्ड थे। द एवरेज लिटरेसी रेट वाज 16%, मतलब 100 लोग अगर हैं तो उसमें से सिर्फ 16% लोग ही कैसे थे, एजुकेटेड थे। तो मतलब इंडिया की लिटरेसी रेट भी क्या थी स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा कम थी। और वुमेन लिटरेसी रेट सिर्फ कितनी थी, 7% थी। ठीक है, तो याद रखेंगे जो लिटरेसी रेट थी वो बहुत ज्यादा कम थी, 16% थी, और फीमेल लिटरेसी रेट तो सिर्फ और सिर्फ कितनी थी, ओनली एंड ओनली 7% फीमेल लिटरेसी रेट थी। ठीक है, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज जैसे हेल्थ केयर हो गया, क्लीन वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, तो ये सारी जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज थी वो भी अनअवेलेबल थी। हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन को ये जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज हैं ये मिलती ही नहीं थी। इसकी वजह से बहुत सारे वाटर एयरबॉर्न डिजीज, और जिसकी वजह से बहुत सारे कॉलेरा वगैरह बीमारियां फैली और बहुत सारे लोगों की क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ, लो पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए यहां पे एक पॉइंट हम याद रखेंगे कि इंडिया की सेंसस जो स्टार्ट हुई थी वो 1881 में स्टार्ट हुई थी। 1881 में फर्स्ट टाइम इंडिया की पॉपुलेशन को काउंट किया गया था, तो इसीलिए 1881 को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिया में फर्स्ट टाइम क्या स्टार्ट हुई थी, सेंसस स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अब 1881 के बाद एवरी आफ्टर 10 ईयर इंडिया में क्या होती है, सेंसस होती है। हर 10 साल के बाद इंडिया में सेंसस ली जाती है, पॉपुलेशन काउंटिंग की जाती है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट ईयर है 1921। 1921 को बोला जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो 1921 को बोला जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ठीक है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए 1881 से पहली बार पॉपुलेशन काउंट हुई, उसके बाद काउंट हुई 1891 में, ठीक है, उसके बाद काउंट हुई 1901 में, फिर 1911 में, फिर 1921 में, और उसके बाद हर आफ्टर 10 ईयर पॉपुलेशन काउंट होती है। तो देखिए 1881 से 1921 तक पॉपुलेशन में फ्लक्चुएशंस आ रही थी, कभी पॉपुलेशन कम हो रही थी, कभी पॉपुलेशन ज्यादा हो रही थी, मतलब स्टडी नहीं थी, फ्लक्चुएशंस थी। लेकिन 1921 की जो सेंसस हुई, इसके बाद से 1921 की सेंसस के बाद से कॉन्टिन्यूअसली पॉपुलेशन में क्या आ गई, ग्रोथ आ गई, और 1921 के बाद से कभी भी किसी भी सेंसस में पॉपुलेशन इंडिया की कम नहीं हुई, वो कॉन्टिन्यूअसली क्या होते जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसलिए 1921 को हम लोग क्या बोलते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं, क्योंकि उसके बाद से पॉपुलेशन इंडिया में क्या हो रही है, बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आप, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज लो एज 44 इयर्स। उस टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो सिर्फ कितनी थी, 44 इयर्स थी, जिससे हमें ये पता लगता है कि उस टाइम पे जो एवरेज ह्यूमन लाइफ थी वो बहुत ज्यादा कम थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है शिशु मृत्यु दर, 1 साल से नीचे के बच्चों की जो डेथ हो जाती है पर 1000, उसको हम बोलते हैं कि मान लो 1000 में से मतलब 1000 पॉपुलेशन में से अगर 218 बच्चे मरते हैं तो उसको हम बोलते हैं 218 पर 1000। ठीक है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कैसे मेजर की जाती है, पर 1000 बेसिस पे, मतलब अगर 1000 बच्चे पैदा होते थे तो उसमें से 218 बच्चे क्या हो जाते थे, उनकी डेथ हो जाती थी। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी वो बहुत ज्यादा उस टाइम पे थी। ठीक है, तो ये हम लोग याद रखेंगे। तो देखिए ये फटाफट से इस डेटा को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या था, उस टाइम पे लिटरेसी रेट 16% थी, आज के डेट में वो 74% है। तो देखिए कितना इंप्रूवमेंट आया है। फीमेल लिटरेसी रेट 7% थी, आज के टाइम में 48% है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब 1 साल से नीचे के बच्चे की डेथ, ठीक है, 1 ईयर से नीचे के बच्चे की डेथ जो उस टाइम पे शिशु मृत्यु दर थी वो 218 पर 1000 थी, लेकिन अभी की सिर्फ कितनी है, 40 पर 1000। तो मतलब आप देखिए कि मदर्स में कितना कॉन्शियसनेस इंक्रीज हुआ है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज कितनी डेवलप हुई हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस टाइम पे 44 इयर्स थी, लेकिन आज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, 68 ईयर। तो मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत ज्यादा इंडिया में इंप्रूव हुई है। तो लास्ट हमारा जो सेक्टर है वो कौन सा सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, और इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में क्या था। ठीक है, तो कैपिटल इन्वेस्टेड इन द कंट्री दैट हेल्प इन द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे यहाँ कैपिटल इन्वेस्ट हुई है, जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर रही है, कंजम्पशन में हेल्प कर रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। 2 टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बूस्ट करने में हेल्प करता है, जैसे रेलवेज, पावर, तो ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है क्योंकि ये हमारे यहाँ प्रोडक्शन को, इंडस्ट्रीज को हेल्प इंक्रीज होने में हेल्प करते हैं। दूसरे टाइप का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे वाटर सप्लाई, एजुकेशन, हेल्थ केयर। तो ये हमारे यहाँ
सीधा एज डायरेक्टली इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने में हेल्प नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए हेल्प करते हैं। तो दो टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे हमें बेसिकली कम्युनिकेशन सेक्टर देखना है, एयर वाटर ट्रांसपोर्ट देखना है, रोड देखना है और रेलवेज देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन सेक्टर में ब्रिटिशर्स ने पोस्ट एंड टेलीग्राफ डेवलप किए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया हेल्प टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ भी उस टाइम पे यूज होता था और वो हमारे जुडिशरी में, हमारे लॉ एंड ऑर्डर्स में, मतलब हमारे कोर्ट्स वगैरह में उस टाइम पे यूज होता था। तो आप देख सकते हैं जो कम्युनिकेशन के लिए जो यूज होता था वो पोस्ट ऑफिस, जो चिट्ठियां पहले जो भेजी जाती थी, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये ब्रिटिशर्स ने डेवलप किए थे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल वेदर रोड्स बाय द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने ऐसे रोड डेवलप किए थे जो हर वेदर पे कनेक्टिविटी को मेंटेन रखते थे। ठीक है, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन कुड नॉट कंस्ट्रक्ट लार्ज रोड्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड। द रोड्स दैट वर बिल्ट टू मोबिलाइजिंग द आर्मी एंड शिफ्टिंग द रॉ मटेरियल। उन्होंने जो रोड्स डेवलप किए थे वो अपने आर्मी को स्प्रेड करने के लिए किया था और अपने रॉ मटेरियल को वो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकें, शिफ्ट कर सकें। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, रोड्स को डेवलप किया था। बट शॉर्टेज ऑफ रोड्स टू रीच आउट टू रूरल एरियाज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में ऐसे रोड नहीं थे कि आप रूरल एरियाज को कनेक्ट कर पाए। एज अ रिजल्ट पीपल लिविंग इन दीज एरियाज सफर्ड बैडली ड्यूरिंग द नेचुरल कैलामिटीज एंड फेमाइन्स। तो क्योंकि यहाँ जो रूरल एरियाज के लोग थे उनको रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, तो इसीलिए ये जो लोग थे बहुत ज्यादा सफर करते थे। ठीक है, उन्होंने रेलवेज को इंकरेज किया था। ब्रिटिशर्स ने 1850 में रेलवेज को इंडिया में स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया की फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन बॉम्बे टू थाने 34 किलोमीटर की थी और 16 अप्रैल 1853 में फर्स्ट रेलवे स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो बॉम्बे टू थाने वाज द फर्स्ट ट्रेन, 34 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच था और फर्स्ट ट्रेन जो स्टार्ट हुई थी वो अप्रैल 16 1853 में हुआ था। अब रेलवेज ने हेल्प किया था इंडियन इकोनॉमी को दो तरीके से। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने में ये हेल्प करती थी, जो इसकी वजह से जो ज्योग्राफिकल बाउंडेशंस थी वो ज्योग्राफिकल बाउंडेशन क्या हो चुकी थी, ब्रेक हो चुकी थी। मतलब अब एरियाज एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके थे। ठीक है, और हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन हो रखा था उसको भी बूस्ट अप करने में इस रेलवेज ने हेल्प की थी। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि रेलवेज भी जो ब्रिटिशर्स ने यूज चलाई थी वो अपने बेनिफिट के लिए उन्होंने रेलवेज का इंट्रोडक्शन किया। तो एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट भी उन्होंने डेवलप किया था। उन्होंने इनलैंड ट्रेड एंड सी रूट, मतलब कंट्री के अंदर से रिवर्स को कनेक्ट करके सी रूट्स उन्होंने डेवलप किए थे। ठीक है, हाउएवर ये जो सी रूट्स हैं काफी कॉस्टली थे और वो इतने ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं थे। इंडियन वाटरवेज प्रोवाइडेड टू बी अनइकोनॉमिकल एज इन द केस ऑफ कोस्ट कैनल ऑन द ओरिसा कोस्ट, फेल टू compete with the railways and compete, this should be compete with the railways, finally canal had to be discarded। मतलब रेलवेज की तर्ज पे उतना ज्यादा सफलता हमारा जो वाटरवेज था वो नहीं रहा, इसलिए इन प्रोजेक्ट्स को ब्रिटिशर्स ने फिर छोड़ दिया था, इनको डेवलप नहीं किया। अब हम देखते हैं कि फटाफट से ब्रिटिशर्स का क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने हमारे बार्टर सिस्टम को मॉनेटरी सिस्टम में कन्वर्ट किया था। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उन्होंने हमें सिखाया, रेलवेज को स्प्रेड किया, कमर्शियलाइजेशन किया एग्रीकल्चर का, और कई बार फिनेंस वगैरह पे भी, भुखमरी वगैरह के टाइम पे भी उन्होंने इंडिया में हेल्प की। बार्टर सिस्टम टू मॉनेटरी सिस्टम का मतलब है पहले जो एक्सचेंज प्रोसेस होता था वो गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज होता था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारे यहाँ इस बार्टर सिस्टम को हटा के कौन सा सिस्टम लेके आ गए, मॉनेटरी सिस्टम लेके आ गए। तो इंडिया में ब्रिटिशर्स ने क्या लेके आए, मॉनेटरी सिस्टम इंडिया में लेके आए। ठीक है, दूसरी चीज हमारे यहाँ जो आज एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, पुलिस का है या फिर जो हमारे यहाँ वर्किंग हो रही है, जो गवर्नमेंट का वर्किंग है, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमें कहां से मिला था, ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिला था। तो बेसिकली ये हुआ था कि हमारे यहाँ एक अच्छा साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ब्रिटिशर्स ने हमें दिया। इंडिया में रेलवेज को स्प्रेड करने में ब्रिटिशर्स ने हेल्प की। 1850 में रेलवे को इंट्रोड्यूस किया। रेलवे की हेल्प से लोग एक लॉन्ग डिस्टेंसेस को ट्रैवल करने लग गए, जिसकी वजह से ज्योग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स क्या हो गए, ब्रेक होने लग गए। मतलब लोग इधर से उधर जाने लग गए तो वो ज्योग्राफिकल बाउंडेशंस थी वो ब्रेक होने लग गई। लास्ट, इंडिया में ब्रिटिशर्स ने कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को इनहैंस किया। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो फार्मर्स का जो पहले एक आउटलुक था कि जो खेती बाड़ी वो सेल्फ के लिए करते थे, जिसको सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं, तो अभी वो सेल्फ के लिए एग्रीकल्चर नहीं करते, अभी वो मार्केट के लिए एग्रीकल्चर, मतलब खुद की नीड्स पूरी करने के बाद जो भी एग्रीकल्चरल सरप्लस होता है उसको वो मार्केट में बेच देते हैं। तो अभी जो ये आउटलुक था, ये मतलब जो ओल्ड आउटलुक से फार्मर को मॉडर्न आउटलुक दिया, ये भी ब्रिटिशर्स ने इंडिया में हेल्प की। ठीक है, फाइनली जो फेमाइन्स वगैरह होते थे वहां पे ब्रिटिशर्स ये इन रेलवेज वगैरह की मदद से हम लोग पहुंच पाते थे और फेमेन्स पे कंट्रोल कर पाते थे। तो ये बेसिकली हमने पूरा चैप्टर स्टडी किया। हमें पता लग गया कि हमारा जो चैप्टर 1 में इंडियन इकोनॉमी की क्या स्टेट थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया, कैसे हमारी इकोनॉमी को यूज किया, कैसे हमारी इकोनॉमी को एक फीडर इकोनॉमी बनाया, कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे फॉरेन ट्रेड पे कंट्रोल किया, कैसे हमारे इंडियन वेल्थ को ड्रेन किया, ठीक है, और हमारा किन किन कंट्रीज के साथ ट्रेड होता था, क्या हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था, क्या डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स
पॉइंट्स थी। तो ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कवर की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको 11th 12th के कॉमर्स के 9th 10th के मैथ्स एसएसटी सब चीजों का यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिलेगा। इस चैनल पे वीडियोस आपको मिलेंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाउट को लिखिए, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, कीप स्टडिंग।